श्री कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले पार्टनरशिप पढ़ने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि बिजनेस के कितने फॉर्म्स होते हैं। तो मैं बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को पहले भी बता चुका हूँ कि बिजनेस के 3 फॉर्म्स होते हैं। पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा पार्टनरशिप और तीसरा जॉइंट स्टॉक कंपनी या सीधा कंपनी भी बोल सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हम जो 11th है हमारा, उसमें हम सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंटिंग और उसके फाइनल अकाउंट्स के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। तो पार्टनरशिप में भी जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, अकाउंटिंग उसी तरह से होती है, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब उसी तरह से होता है। बस हम उस फाइनल अकाउंट बनने के बाद के बारे में बात कर रहे हैं कि उसमें लाभ का जो डिवीजन होता है, प्रॉफिट डिवाइड करते हैं, वो कैसे करते हैं और आगे की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो आगे की बात करने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि पार्टनरशिप होता क्या है और इसकी जरूरत क्या है। तो सबसे पहले पार्टनरशिप दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच का समझौता है जो किसी बिजनेस को चलाने के लिए सहमत होते हैं तथा उसके लाभ को बांटने के लिए सहमत होते हैं। ठीक है। अब बिजनेस उनमें से कोई एक भी चला सकता है और सभी मिलकर भी चला सकते हैं। तो पार्टनरशिप दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक समझौता है जिसमें वो किसी व्यवसाय को चलाने तथा उसके लाभ या हानि को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। ये बिजनेस किसी एक के द्वारा, किसी एक साझेदार के द्वारा या उनमें से सभी के द्वारा चलाया जा सकता है। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू ऑपरेट और रन अ बिजनेस व्हिच इज कैरिड ऑन बाय एनीवन और ऑल ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है। तो यह है पार्टनरशिप का डेफिनेशन। ठीक। अब बात आती है कि पार्टनरशिप में क्या क्या एलिमेंट्स हैं। हम इसके डिफिनेशंस को भी लिख लेंगे और हम इसके जो फीचर्स हैं उसके बारे में भी लिख लेंगे, लेकिन पहले अभी समझ लेते हैं। ठीक है। तो पार्टनरशिप होने के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो है टू और मोर पर्सन्स, मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति। ठीक है। दो या दो से अधिक व्यक्ति से क्या मतलब बनता है। तो सबसे पहले देखिए, पार्टनरशिप चलाने के लिए कम से कम दो लोग होने चाहिए, तभी तो पार्टनरशिप कहलाएगी। जब भी पार्टनर की बात आती है तो हम हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई एक आदमी बिजनेस चलाएगा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा, वो पार्टनरशिप नहीं होगा। तो पार्टनरशिप होने के लिए कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है। दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो होना चाहिए। वैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है वो 50 हो सकता है। ठीक है। दूसरा जो एलिमेंट है वो है कि एक लीगल बिजनेस होना चाहिए, एक लीगल बिजनेस होना चाहिए। ठीक है। लीगल बिजनेस यानी कि वैधानिक व्यवसाय, वैधानिक व्यवसाय। अब कभी भी हम अकाउंटिंग में बात करते हैं और बिजनेस वर्ड यूज करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि लीगल बिजनेस होना चाहिए। इलीगल बिजनेस के अकाउंटिंग के बारे में हम बात नहीं करते हैं। तो वैधानिक व्यवसाय होना चाहिए। तीसरा तीसरा है, अब दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे तो उनके बीच में अग्रीमेंट भी होना चाहिए कि हाँ, हम बिजनेस चलाएंगे और उसका लाभ हानि बांट लेंगे। तो एग्रीमेंट भी होना चाहिए, इसको बोलते हैं समझौता। अब एग्रीमेंट पे जब बात आती है तो एग्रीमेंट दो तरीके से हो सकता है। एक ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ओरल मतलब
बातचीत में ही हम सहमत हो गए कि हाँ ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए, ज़्यादा प्रूफ के लिए, लीगल एस्पेक्ट को देखते हुए रिटेन अगर होता है हमारा एग्रीमेंट तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, जो रिटेन एग्रीमेंट होता है उसको पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा एग्रीमेंट होना चाहिए, समझौता, ये ओरल और रिटेन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो है कि डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, अब साझेदारी कहलाने के लिए जो दो लोग हैं उनके बीच डिवीजन ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति है जो किसी बिजनेस को शुरू करता है और उसने किसी आदमी को अपने यहाँ काम पे रख लिया जिसको वो सैलरी देता है, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। उसको पैसा मिल तो रहा है लेकिन वो प्रॉफिट नहीं है, उसको सैलरी मिल रहा है, तो ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। पार्टनरशिप होने के लिए दोनों के बीच लाभ या हानि का बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, अब जिस व्यक्ति को हम सैलरी दे रहे हैं उसको हम ये तो नहीं कह सकते कि इस साल हमारा हानि हो गया है, लॉस हो गया है, तो हम तुमको सैलरी नहीं देंगे, तुमको कुछ पैसा देना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वो उचित नहीं होगा, तो इसलिए वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप होने के लिए प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा होना जरूरी है। नेक्स्ट, तो ये है लाभ या हानि का बंटवारा। ठीक है, नेक्स्ट, अब पार्टनरशिप का जो नेक्स्ट फीचर है या एलिमेंट है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन के आ जाते हैं। ठीक है, असीमित दायित्व, असीमित दायित्व मतलब क्या हो गया? अब देखिए, जब भी हम सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की बात करते हैं तो इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं बिजनेस में, जो पार्टनर के तौर पे या खुद अकेला बिजनेस कोई कर रहा है तो उसके तौर पे जब बिजनेस चला रहा है, तो उन सबका जो दायित्व है वो असीमित होता है। असीमित का मतलब कि जब तक फर्म का पूरा दायित्व चुका न दिया जाए, पे न कर दिया जाए, तब तक इनको अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पैसा देना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि फर्म की लायबिलिटी है 50,000 और फर्म का एसेट्स नील हो गया। फर्म की लायबिलिटी है 50,000, ठीक है, और फर्म का एसेट्स नील हो गया, मतलब अब कुछ भी एसेट्स नहीं बचा। ठीक है, तो अब 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर्स अगर हैं तो इन तीनों को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी में से इस पैसे को चुकाना पड़ेगा, पर्सनल प्रॉपर्टी में से। ठीक है, तो इसीलिए इसको असीमित दायित्व कहते हैं। कंपनी के केस में असीमित दायित्व नहीं होता है। एक और कॉन्सेप्ट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, वो हम आगे पढ़ेंगे, बट कंपनी के केस में लायबिलिटी जो होती है वो ज्यादातर टाइम लिमिटेड होती है। अब लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या हो वो भी समझ लीजिए। जैसे कंपनी में जितने भी उसके शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर यानी वही पार्टनर के तौर पे ही होते हैं, वो आगे जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या होते हैं शेयर होल्डर। तो कंपनी के जो मालिक होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको जब भी वो जितना भी शेयर खरीदते हैं, मान लीजिए एक शेयर का प्राइस 100 रुपया है, कितना? 100, और उसने 5 शेयर खरीदे, तो प्राइस टोटल हो गया 500। अब अगर कंपनी का लायबिलिटी मान लीजिए कि 10,000 है, कंपनी का लायबिलिटी 10,000 है और कंपनी का एसेट्स नील है। कंपनी का लायबिलिटी 10,000 है और कंपनी का एसेट्स नील है, तो हमको कोई फर्क नहीं
नहीं पड़ता, ये शेयर होल्डर मैक्सिमम 500 रुपए देगा, उसको ये 10,000 रुपए पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि इसकी लायबिलिटी 500 तक ही सीमित है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये 50,000 जब तक नहीं चुकेगा तब तक इन तीनों पार्टनर्स को पैसा पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको अनलिमिटेड लायबिलिटी और कंपनी के केस में लिमिटेड लायबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है अनलिमिटेड लायबिलिटी के बाद अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है उसमें है बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय एनी वन ऑफ देम और ऑल पार्टनर्स। ठीक है, मतलब बिजनेस किसी एक पार्टनर के द्वारा भी चलाया जा सकता है और सभी पार्टनर द्वारा मिलकर चलाया जा सकता है। तो इसका क्या मतलब हो गया? अब देखिए, पार्टनरशिप में है 3 है, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, कितने भी हो सकते हैं, 50 तक मैक्सिमम। तो उसमें से हो सकता है कुछ पार्टनर बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, लेकिन कुछ पार्टनर बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं, तो इनको एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर बोला जाता है। तो हो सकता है कि कोई एक पार्टनर या 2 पार्टनर या 3 पार्टनर मिलकर बिजनेस चला रहे हैं और उसी के साथ कुछ पार्टनर बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय एनी वन ऑफ देम और ऑल ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप दोनों का अलग अलग कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, नो सेपरेट पार्टनरशिप is not separable from partners। मतलब कि पार्टनरशिप को पार्टनर्स से सेपरेट नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता है। कैसे? तो देखिए, अगर सभी पार्टनर्स मर जाएं या छोड़ के चले जाए बिजनेस, तो फिर पार्टनरशिप का कोई अस्तित्व नहीं है। या मान लीजिए 4 पार्टनर हैं, 3 चले गए, तो फिर वो पार्टनरशिप रह ही नहीं जाता है। तो पार्टनर्स के अलावा पार्टनरशिप का कोई अस्तित्व नहीं होगा। पार्टनर चले जाएंगे, बिजनेस बंद हो जाएगा, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि बिजनेस कोई और चलाए, लेकिन पार्टनरशिप नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप इज नॉट सेपरेबल फ्रॉम पार्टनर्स। ठीक है, ये आपका जो इसके फीचर्स हैं वो है। अब बात आती है कि पार्टनरशिप के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड की इसको हिंदी में साझेदारी संलेख भी कहते हैं। साझेदारी संलेख। ठीक है, पार्टनरशिप डीड है क्या? तो जब भी पार्टनर बिजनेस चलाने के लिए सहमत होंगे, समझौता करेंगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो ओरल हो सकता है या रिटन हो सकता है। ओरल हो सकता है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर रिटन है तो उसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड इज एन रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है, अब इसमें है होता क्या क्या है, मतलब कौन कौन से इसमें कंटेंट्स होते हैं? तो इसमें वो सारी डिटेल्स होती हैं जिससे पार्टनर्स के बारे में पता चलता है, पार्टनरशिप के बारे में पता चलता है, और कोई भी ऐसा डिस्प्यूट या झगड़ा होने से बचा जा सकता है। ठीक है, बिजनेस को चलाने के लिए जो जो शर्तें होती हैं, जो जो राइट्स होते हैं, जो जो ड्यूटीज होती हैं पार्टनर्स की, वो सब बताया जाता है इसमें। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड की जरूरत होती क्या है? अब
पार्टनरशिप डीड ओरल या रिटेन कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा कानूनी जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड रिटेन ही हो, हम मौखिक तरीके से भी रख सकते हैं इसको। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर कोई पार्टनर बाद में उसके मन में कोई द्वेष आ जाए या झगड़ा की प्रकृति पैदा हो जाए, तो क्या होगा, वो कुछ झोल करने लगेगा, हो सकता है कुछ गबन करने लगे, पैसे चुराए, ये सब चीजें हैं, या कोई ऐसा शर्त जो पहले डिसाइड हुआ था उसको मानने से इनकार कर दे, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम मौखिक में हमारे पास कोई प्रूफ नहीं रह जाएगा, फिर वो बात हो जाएगी कि कोर्ट में जाएगा केस, और कोर्ट को जो मर्जी आएगा वो डिसीजन देगा, वो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से, ठीक है। इसमें आपका पार्टनरशिप डीड कहीं काम ही नहीं आएगा, ठीक। तो इसीलिए रिटन होना जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए हमने डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट बांटेंगे 3:1 के रेशियो में। किस रेशियो में? 3:1 के रेशियो में, ठीक है। ए और बी पार्टनर है, दोनों ने डिसाइड किया मौखिक रूप से कि हम 3:1 में प्रॉफिट बांटेंगे। लेकिन बाद में बिजनेस अच्छा चल गया, अब बी चाहता है कि प्रॉफिट बराबर बराबर बंटवारा, प्रॉफिट बराबर बराबर बंटवारा हो, तो ए इस बात से मना कर देगा कि नहीं, 3:1 का हमारे बीच में बात हुई थी और 3:1 में ही बांटेंगे। तो बी कह सकता है कि नहीं, हमने तो तय किया था कि हम बराबर बराबर बांटेंगे, तो मामला जाएगा कोर्ट में। अब कोर्ट क्या डिसीजन देगा? तो कोर्ट डिसीजन देगा कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो यही माना जाएगा कि प्रॉफिट का बंटवारा बराबर बराबर तय किया गया था। हो गया एक को प्रॉब्लम। तो इसीलिए हम पार्टनरशिप डीड रखते हैं कि जो जो एग्रीमेंट में बातें हो, जो जो समझौता हुआ हो, उसका हमारे पास प्रूफ हो, ताकि अगर कोई डिस्प्यूट हो तो बाद में हम कोर्ट में उसको एज अ एविडेंस दिखा सके, ठीक है। तो अब बात आती है पार्टनरशिप डीड में होता क्या क्या है। तो पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के नेम होते हैं, पार्टनर्स की डिटेल्स लिख देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि जो जो चीजें पार्टनर से रिलेटेड होती हैं सब होते हैं। नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, ठीक है। पार्टनर्स के कैपिटल हो सकते हैं, पार्टनर्स के कितना कितना पैसा सबने लगाया है उसके बारे में डिटेल होगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में होगा, किस हिसाब से लाभ का बंटवारा होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर किसी पार्टनर को सैलरी या रेम्यूनरेशन की बात है तो सैलरी या रेम्यूनरेशन, तो वो हो गया। कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, एडमिशन, यानी कि पार्टनर को हम कैसे किसी भी नए पार्टनर को कैसे एडमिट करेंगे पार्टनरशिप में। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, उसकी शर्तों के बारे में लिखा होगा, ठीक है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कोई पार्टनर अगर जाना चाहता है बिजनेस छोड़ के तो उसकी शर्तों के बारे में। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे वो, ठीक है। कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको कैसे हम रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, बहुत सारे शर्त होते हैं जो रखते हैं पार्टनर्स, जैसे जैसे डिसाइड करते हैं वैसे वैसे वो लिखे जाते हैं, ठीक है। जनरली ये स्टाम्प पेपर पे बनते हैं, स्टाम्प पेपर 100-200 के जो होते हैं उन पे बनते हैं। तो पार्टनरशिप का जो साइज है उसके हिसाब से स्टाम्प पेपर को भी डिसाइड कर सकते हैं, या 100-200 के स्टाम्प पेपर पे भी
लिख दिया जाता है, बना दिया जाता है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड में ये सारे चीजें दी होती हैं। अब बात आती है कि चलो ये तो मैं मान लिया कि कुछ लोग रिटन में रखते हैं, लेकिन कुछ लोग मौखिक रखना चाहते हैं, उन पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते कौन बनाएगा ऐसे डॉक्यूमेंट्स। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो उस सिचुएशन में अगर डिस्प्यूट होगा तो पार्टनरशिप एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस बहुत सारी चीजें उसमें डिफरेंट दी हुई हैं, वो मैं बताता हूं आपको कि पार्टनरशिप डीड के न होने पर या पार्टनरशिप डीड में वो कंटेंट न होने पर क्या होगा। ठीक है, तो इफ अगर पार्टनरशिप डीड न हो, साझेदारी संलेख न हो, न हो या साझेदारी संलेख में कोई चर्चा न हो, कोई बात हो, किसी भी कंडीशन के बारे में कुछ न लिखा हो या कुछ चीजें छोड़ दी गई हो, जैसे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट न हो उसमें मान लीजिए तब, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में न हो तब, तो क्या करेंगे? तो अगर साझेदारी संलेख नहीं होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर बराबर होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि लाभ का बंटवारा, लाभ 1 लाख हुआ तो अगर 2 पार्टनर है तो 50,000 बढ़ जाएंगे, 3 पार्टनर है तो 33,333। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि ये पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है, तो ये क्लियरली है कि इसमें इक्वल ही बटेगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वल ही बटेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट चार्ज, ये नहीं लिया जाएगा। अब ड्राइंग के बारे में हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को याद ना हो, तो मैं पहले बता दूं, ड्राइंग का मतलब है जब भी कोई भी पार्टनर या कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। ठीक है, तो पैसा निकाल के बिजनेस से ले जाएगा तो जनरली हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में ये नहीं लिखा हुआ है तो हम चार्ज नहीं करेंगे। अगर पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं, इसके अलावा कभी कभी पार्टनर बिजनेस को लोन भी देते हैं कैपिटल के अलावा, कभी कभी जरूरत पड़ती है तो लोन पे ब्याज देना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब अगर इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो @ 6% नेक्स्ट, सैलरी और कमीशन ऑफ पार्टनर, ये भी नहीं दिया जाएगा अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो। ठीक है, तो ये सब जो मेन प्रोविजंस हैं पार्टनरशिप एक्ट के, जो कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो वो एप्लीकेबल हो जाते हैं, वो लागू हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है कुछ और एडिशनल प्रोविजंस हैं, जैसे जनरली एक माइनर को पार्टनर नहीं बना सकता। माइनर कौन होता है? जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, उसको माइनर बोलते हैं। ठीक है, तो 18 साल से कम उम्र वाले को हम पार्टनर नहीं बना सकते हैं, लेकिन अगर सभी पार्टनर सहमत हैं तो लाभ के लिए किसी माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है प्रॉफिट के लिए। ठीक है, जिससे बिजनेस को भी फायदा हो और माइनर को भी फायदा हो, ये कहने की बात है। तो बिजनेस के फायदे के लिए हम किसी माइनर को पार्टनर बना सकते हैं।
अब बिजनेस के फायदे के लिए माइनर को पार्टनर क्यों बनाएंगे, ये दिमाग में आता है। तो हो सकता है कभी कभी देखिए कोई छोटे बच्चे होते हैं बहुत सारे जो सेलिब्रिटी बन जाते हैं, जो फेमस हो जाते हैं, तो उनको बहुत सारे लोग अपने साथ जोड़ना चाहते हैं कि इसके नाम के कारण हमारा बिजनेस का नाम बढ़ जाएगा, हमारी सेल इंक्रीज हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में माइनर को पार्टनर बना लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद बिना सभी पार्टनर के कंसेंट के, बिना सभी पार्टनर के कंसेंट के किसी भी नए पार्टनर को एडमिशन नहीं दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर पहले से हैं, ए बी सी, ए बी और सी 3 पार्टनर हैं, और एक चौथा पार्टनर आना चाहता है डी बिजनेस में, ठीक है। तो इसमें वो शामिल होना चाहता है। तो तीनों अगर सहमत होंगे तभी डी को एडमिट किया जाएगा, ठीक है। अगर नहीं सहमत होंगे तो डी का एडमिशन नहीं होगा। इसमें ये बात नहीं है कि ए भी सहमत हो गए, सी खाली नहीं मान रहा है तो डी को एडमिट कर लेंगे, नहीं, बहुमत वाली बात नहीं है, इंडियन पॉलिटिक्स नहीं चल रहा है ये। इसमें तीनों को हम सहमत, अगर तीनों की होगी तभी हम डी को एडमिशन दे सकते हैं। उसी तरह रिटायरमेंट के भी बात में तीनों, जब जितने भी पार्टनर हैं सबकी सहमति होगी तभी हम कोई पार्टनर को रिटायर करने दे सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ प्रोविजंस दिए होते हैं पार्टनरशिप डीड में रिटायरमेंट के रिगार्डिंग, तो उस सिचुएशन में हम उस प्रोविजंस को फॉलो करके हम रिटायर हो सकते हैं, ठीक है। अब डेथ के बारे में प्रोविजन हो नहीं सकती है क्योंकि मरने पे कोई शर्त थोड़े नहीं हो सकती। तो नो न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, ठीक है। तो ये कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ प्रोविजंस हैं जो कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो हमको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अब जो इसके आगे के पार्ट हैं वो कुछ प्रैक्टिकल पार्ट है, तो वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आपको ये चीज़ें आप वीडियो स्लो करके लिख सकते हैं। अगर नोट्स आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि है 9999399787, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।